हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? यस, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। सब ठीक हैं? यस, ग्रेट। सो स्वागत है आपका इस कक्षा में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत ही हम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा प्लांट किंगडम का। ठीक है, हम जिम्नोस्पर्म्स आज कंप्लीट कर लेंगे। यस, सो टुडे आज अपना एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अपन जैसे कि हमेशा करते हैं, हम लोग रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर 6 है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट टेरिडोफाइट्स। हमने देखा था टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र, है ना। तो अपन ने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स की क्या होती है, युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद? बीजाणुद्भिद, है ना। तो बीजाणुद्भिद इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है। और बीजाणुद्भिद पे आपको मिलते हैं बीजाणु पर्ण, है ना, जो कई बार कोन्स भी बना सकते हैं। अपन ने देखा था वो शंकु के फॉर्म में हो सकते हैं। फिर बीजाणु पर्ण पे आपको मिलेंगी बीजाणुधानी, है ना। और जो समूह होता है बीजाणुधानी का, उसको अपन ने सोरस बोला था। फिर बीजाणुधानी में आपको मिलेगी बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा और बनेंगे बीजाणु। बीजाणु का जब अंकुरन होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा? यस, मादा युग्मकोद्भिद, है ना। और यहाँ पर जो फीमेल गैमेटो सॉरी, क्या बनेगा? युग्मकोद्भिद, नॉट मादा युग्मकोद्भिद, बट बीजाणु जब जर्मिनेट होंगे तो युग्मकोद्भिद बनेगा। और युग्मकोद्भिद को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम टेरिडोफाइट्स में? टेरिडोफाइट्स में हम युग्मकोद्भिद को बोलते हैं क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, प्रोटोनेमा बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलिस बोलते हैं। फिर युग्मकोद्भिद पे क्या होंगे? आपके नर जननांग, मादा जननांग होंगे। एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया होगा। एंथेरिडिया में आपके क्या बनेंगे? यस, नर युग्मक बनेंगे, जो कैसे होते हैं यहाँ पे? बहुकशाभिक, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो बेसिकली आर्चिगोनिया, उसमें आपका अंड बनेगा। फिर क्या होगा? इन दोनों का निषेचन होगा। नर युग्मक मादा युग्मक का निषेचन हुआ, क्या बना? युग्मनज बना। फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या बना? भ्रूण बना। ठीक है, और फिर भ्रूण क्या बनाएगा अल्टीमेटली? वापस से बीजाणुद्भिद। तो ये इनका पूरा जीवन चक्र था। तो इसमें अपन ने क्या देखा था? जो ये युग्मकोद्भिद होता है इनका, ये प्रकाश संश्लेषी होता है। याद है आपको? ये प्रकाश संश्लेषी है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, और इसके अंदर राइजोइड्स भी होते हैं जो इसको स्थिरीकरण में और वाटर वगैरह के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेज है इनके अंदर, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है दोनों, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, बीजाणुद्भिद भी और युग्मकोद्भिद भी। ठीक है, समझ में आया? बस इसमें क्या होता है कि युग्मकोद्भिद में आपको क्या नहीं मिलेंगे? इसमें आपको संवहन ऊतक नहीं मिलेंगे। संवहन ऊतक नहीं मिलेंगे, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलेंगे। हमेशा हमें याद रखना है कि वेस्कुलर टिश्यूज हमेशा स्पोरोफाइट में मिलेंगे, कभी भी गैमेटोफाइट में आपको वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते हैं, किसी भी पादप में नहीं मिलते हैं। ओके, तो इनमें भी नहीं मिलेंगे, पर ये इंडिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी वजह से अपन ने क्या बोला था कि इनके अंदर कैसा पीढ़ी एकांतरण होता है? स्पष्ट और स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट स्टेजेस हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फेजेस हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ग्रेट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इनकी क्या डिफरेंट क्लासेस हैं, कौन से समूहों में इनको बांटा गया है टेरिडोफाइट्स को। तो अपन ने 4 देखे थे, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और क्या था बताइए? स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिलोप्सिडा के बारे में। तो सिलोप्सिडा में अपने देखा था इसमें जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सब अब विलुप्त हो चुके हैं, बस एक ही इसमें प्रेजेंट है अभी, जिसको अपन साइलोटम बोलते हैं। ठीक है, और ये भी एक लिविंग फॉसिल है। ओके, इनमें शल की पत्तियां, राइजोइड्स, राइजोम, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल अपन ने इसका देखा था और वो था राइनिया। ठीक है, फिर सेकेंड अपन आते हैं सिलोप्सिडा, फिर अपना आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल्स जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल्स लिखिए।
लाइकोप्सिडा नाम से आपको पता चल जाएगा। यस, एक हो गया आपका लाइकोपोडियम और दूसरा हो गया सिलैजिनेला। यस, ये कैसे होते हैं? गुरुपर्णीय होते हैं कि लघुपर्णीय होते हैं? ये लघुपर्णीय होते हैं और इनमें आपको शंकु या फिर कोन्स देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रोबिलाए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा था लाइकोप्सिडा के अंदर। ओके, फिर हम आए थे नेक्स्ट पे जो है स्फिनोप्सिडा। अच्छा, इनको अपन क्या बोलते हैं? और ये लाइकोप्सिडा को में आती हैं अपनी क्लब मॉसेस। ठीक है, फिर स्पिनोप्सिडा पे आए थे अपन। स्पिनोप्सिडा में आते हैं कौन? हॉर्सटेल्स। ठीक है, इनमें भी अपन ने क्या देखा था? आपको याद हो तो इनमें भी शंकु कोन्स आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रोबिलाई देखने को मिलेंगे और नोड्स और इंटरनोड्स भी देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बोला था कि इक्विसीटियम का डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि नोड्स एंड इंटरनोड्स किस में मिलते हैं, तो वो इक्विसीटम में मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है आपका इक्विसीटम। ठीक है, फिर लास्ट अपने देखा था टेरोप्सिडा, जो कि इसकी सबसे बड़ी क्लास आप बोल सकते हो, सबसे बड़ा समूह है इसका। ठीक है, ज़्यादातर फर्न्स इसमें आते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको फर्न्स जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, ये कैसे होते हैं? ये गुरुपर्णीय होते हैं, है ना, मैक्रोफिल्स। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि इनके जो स्पोरोफिल हैं वो दोनों काम कर सकते हैं। कौन से दोनों काम? कौन से दोनों काम? प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, मतलब पोषीपर्ण की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, और जनन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है जो अपन ने देखे थे। तो मैंने आपको बोला था कि टेरिस, ट्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, ये सब तो आप ये टेरोप से ही याद कर सकते हो, है ना, कि इसी में होंगे ये सब। बाकी के लिए मैंने आपको बताया था साम, याद है? यस, साल्विनिया, एजोला, एडिएंटम और मार्सिलिया। ठीक है, एडिएंटम को हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पत्तियां होती है उनके शीर्ष पे आपको बड्स मिलती हैं, तो ये पत्तियां जहाँ भी छू जाती हैं वहाँ पे फिर एक नया पादप उगने लग जाता है, प्लांट उगने लग जाता है। तो इस तरीके के कायिक जनन की वजह से इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा था एजोला के बारे में। एजोला जो है वो वाटर है, वाटर में मिलता है हमें, जलीय पादप है। ठीक है, एजोला एनाबेना के साथ सहजीविता में रहता है, तो आप राइस के जो फील्ड्स है उसमें अगर एजोला उगाते हो तो राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, है ना, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके बाद अपन ने देखा था इजोला को मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। फिर एस दैट इज साल्विनिया, वो भी एक जलीय पादप है। और अपन ने ये भी देखा था कि कुछ ये जो जलीय फर्न होते हैं उनकी जो स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है, वो एक थैलीनुमा संरचना में बनती है और उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोकार्प। ठीक है, सो ये सारी चीजें अपन ने देखी। उसके बाद अपन ने देखा था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने किया था। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स को हम बोलते हैं अनावृत बीजी, मतलब इनके जो सीड्स है उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है। किसकी कवरिंग नहीं होती है? फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। तो इनका जो बीजांड है उसके ऊपर अंडाशय का आवरण नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से इनको अनावृत बीजी हम बोलते हैं। फिर अपन ने देखा था कि इसकी जो अगेन जो इसका मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा है? स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है। तो उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको मिलती हैं रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो रूट के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि मेनली तो इनके अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है, आपको मूसला मूल मिलती है। पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स बताए थे, एक तो था साइकस जिसमें आपको मिलेगी कोलरॉइड रूट्स, जिसको अपन बोलते हैं प्रवाल मूल। ठीक है, ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीविता में होती हैं इसकी रूट्स। और पाइनस में
माइकोरिज़ा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक जो कवक मूल जिसको अपन बोलते हैं, तो जो कवक है वो मूल तंत्र के साथ सहजीविता में होती है। ये याद है आपको। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्टेम के बारे में कि स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर होगी या नहीं होगी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ये जनरली आपको वृक्ष के फॉर्म में मिलेंगे या शूप के फॉर्म में मिलेंगे, शाख के फॉर्म में कभी भी अपने को नहीं मिलते हैं, हर्ब्स नहीं होते हैं ये। और आपको लाइनास भी मिल सकते हैं, जैसे कि ग्नेटम, ये लाइनास का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी ग्रोथ वैसे तो ओके हाँ, सो ये वृक्ष शूप और लाइनास जो हो गए बेसिकली ये वुडी क्लाइंबर्स हैं। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था, स्टेम जो होती है वो शाखित हो सकती है, या तो शाखित के एग्जाम्पल याद है आपको, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, मैं बताऊँ आप डायग्राम से याद रखो। शाखित किस में मिलेगी आपको, पाइनस और सेड्रस में। ठीक है, और अशाखित आपको किस में मिलेगी बेटा, अशाखित आपको मिलेगी साइकस में। ठीक है, उसके बाद अपन ने लीव्स के बारे में पढ़ा था कि जो इनकी लीव्स होती है वो जीरोफिटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होती है। तो उसमें आपको क्या मिलता है, नीडल शेप्ड लीव्स मिलेंगी, मतलब सुई के शेप की लीव्स मिलेगी, सरफेस एरिया उनका कम होगा ताकि पानी का लॉस कम हो। फिर उनका जो क्यूटिकल है वो मोटा होगा, मोटी क्यूटिकल वाली होंगी। ठीक है, उसके बाद इनके जो स्टोमेटा है वो संकिन स्टोमेटा होंगे, बहुत अंदर धसे हुए होंगे। ये सारी जो अडेप्टेशन है किस लिए हैं, ताकि पानी का लॉस कम हो। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने देखी थी, ये सब याद है बेटा आप लोग को। ठीक है, तो ये अपन ने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अभी तक पढ़ा है। अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे इनका जीवन चक्र। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स का जीवन चक्र में अपने को फर्स्ट 4 चीजें अपने को याद रखनी है, इनके अंदर 4 पॉइंट्स। एक तो क्या है कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। विषम बीजाणुक मतलब हीट्रोस्पोरस होते हैं, और इनमें जर्मिनेशन कैसे होता है, अंकुरन कैसा होता है बीजाणु का, अंतः बीजाणुक होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, अंतः बीजाणुक दैट इज एंडोस्पोरिक, और कैसे होते हैं ये, हीट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हम ये याद रखेंगे। दूसरी चीज हम क्या याद रखेंगे, इनका जो भ्रूण है किसके अंदर होता है, भ्रूण बीज के अंदर होता है, और जो बीज है ना, वो अनकवर्ड होता है। ठीक है, तो भ्रूण बीज के अंदर होता है, जो कि अनावृत होता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, इनमें पुंधानी नहीं होती। ठीक है, स्त्री धानी होती है। ठीक है, पुंधानी नहीं होती है पर स्त्री धानी होती है। और चौथी चीज, जनरली ये कैसे होते हैं, डायोइशियस होते हैं। तो जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो अधिकांश, या आप बोल सकते हैं काफी सारे, है ना, कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, मतलब मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग होता है। पर कुछ, मतलब एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, वो है पाइनस। पाइनस जो है वो उभयलिंगी है, दैट इज मोनोएशियस है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो साइकस। ठीक है, तो अधिकांशतः तो एक लिंगी होंगे, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, पर कुछ जैसे कि पाइनस है वो उभयलिंगी है, मोनोएशियस है। तो एक ही प्लांट पे आपको मेल और फीमेल दोनों कोन्स मिलेंगे। समझ में आया आपको। तो ये 4 चीजें मेन पॉइंट्स हैं इनके जीवन चक्र के बारे में। अब अपन इनका जीवन चक्र डिटेल में पढ़ लेते हैं।
चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं। तो ये विषम बीजाणुक होते हैं, हीट्रोस्पोरस होते हैं। जर्मिनेशन कैसा होगा? अंतः बीजाणुक होगा, एंडोस्पोरिक होगा। और अपन ने ये देखा था कि अगर किसी पादप में सीड बनना है, अगर बीज बनना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो विषम बीजाणुक होना चाहिए, और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए बीजाणु का? अंतः बीजाणुक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। भ्रूण जो है वो बीज के अंदर होता है, ये आपको पता है, ये सीड के अंदर एम्ब्रियो आपको मिलता है। ठीक है, और जो बीज है वो अनावृत होता है। ठीक है, पूर्णधानी इसमें नहीं होती है, स्त्रीधानी होती है। अधिकांशतः ये एकलिंगी है, जैसे कि साइकस। पाइनस जो है वो उभयलिंगी है, इसमें आपको दोनों मेल फीमेल एक पे ही मिलेंगे, दैट इज ये मोनोएशियस है। ठीक है, अब अपन इनका जीवन चक्र बनाएंगे। तो जीवन चक्र फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकांशतः ये कैसे हैं? डायोइशियस है, तो अपन उनके हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे नर बीजाणुद्भिद से। ठीक है, नर बीजाणुद्भिद पे आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको इसके ऊपर मिलेंगे नर शंकु। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? स्ट्रोबिलाई, या आप इसको बोल सकते हो माइक्रो स्पोरेंजिएट कोन्स। ठीक है, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, अब नर शंकु पे क्या है? आपके लघु बीजाणु पर्ण है ना, माइक्रोस्पोरोफिल है। फिर माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होगा? ये अब आपको सबको आता होगा, अपन इतनी सारी जीवन चक्र पढ़ लिए हैं, अब तो आपको पता होगा कि लघु बीजाणु पर्ण पे क्या मिलेगा हमें। यहाँ हमें मिलेगी लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, फिर लघु बीजाणु धानी में क्या मिलेगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? मियोसिस होगा, और क्या बनेगा? लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर। अभी जो माइक्रोस्पोर है उसका डेवलपमेंट लघु बीजाणु धानी में ही होता है, यानी कि कैसा डेवलपमेंट शो करता है ये? एंडोस्पोरिक, दैट इज अंतः बीजाणुक। ठीक है, फिर ये डेवलप होगा, अंकुरित होगा, और ये क्या बनाएगा? नर युग्मकोद्भिद। जो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? पॉलिन ग्रेन। ठीक है, परागकण। ओके, उसके बाद क्या होगा? इनमें बनेंगे नर युग्मक। ये तो हो गई मेल्स की बात। ठीक है, फिर अब हम आते हैं फीमेल वाले पे। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके होंगे मादा बीजाणुद्भिद। ठीक है, उस पे क्या होंगे? मादा शंकु। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेगा स्पोरेंजिएट कोन। ठीक है बेटा, यस। फिर इनमें आपको क्या मिलेंगे? जैसे इसमें हमें मिले गुरु बीजाणु पर्ण, दैट इज मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल में क्या मिलेगा आपको? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, अब इनकी जो गुरु बीजाणु धानी होती है, ठीक है, जो मेगास्पोरेंजिया है, उसके अंदर आपको एक द्विगुणित ऊतक का ये बना हुआ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीजांड काय, दैट इज न्यूसेलस। ठीक है, तो एक द्विगुणित ऊतक का बना हुआ होता है जिसको अपन बीजांड काय या न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, और इस न्यूसेलस के ऊपर एक आवरण होता है। ठीक है, तो ये जो अध्यावृत ये जो बीजाणुधानी है, गुरु बीजाणुधानी, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, या फिर हम इसको बोलते हैं ओव्यूल।
तो ओव्यूल बेसिकली है क्या, ये जो बीजांडकाय है उसके ऊपर एक अस्तर सी कवरिंग है, बस इसी को अपन ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको ये जो बेसिकली ये जो अध्यावृत जो आपको ये मिल रही है गुरु बीजाणुधानी, इसको अपन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया बोल सकते हैं या फिर ओव्यूल बोल सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, एक द्विगुणित ऊतक का ये बना हुआ है जिसको अपन न्यूसेलस बोल रहे हैं। ठीक है, अब न्यूसेलस का, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस में से कोई एक सेल ओके विभेदित होकर क्या बना लेगा, क्या बनाएगा विभेदित होके वो, बीजाणुधानी में क्या बनता है बेटा, यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये बनाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो न्यूसेलस में से, बीजांडकाय में से कोई एक सेल विभेदित होके क्या बना लेता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होगी मियोसिस और क्या बनेंगे बेटा, गुरु बीजाणु। अब जैसे कि आपको पता है कि जब मियोसिस होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। एक सेल से, पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ भी जब मियोसिस हो गए तो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, पर 3 जो है वो नष्ट हो जाते हैं, एक ही बचता है। तो सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर है वो बचेगा, एक ही गुरु बीजाणु बचेगा, और वो क्या करेगा, ये अगेन इसका डेवलपमेंट भी कैसा होता है, एंडोस्पोरिक। इसका डेवलपमेंट भी कैसा होगा, एंडोस्पोरिक, दैट इज अंतः बीजाणु। ये भी बीजाणुद्भिद पर ही रहेंगे, गुरु बीजाणुधानी में ही इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जो है वो अंकुरित होके क्या बना लेगा बेटा, मादा युग्मकोद्भिद, जिसको यहां पर अपन भ्रूणपोष भी बोलते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपने सुना होगा ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सुना होगा आपने, 10th क्लास में जब रिप्रोडक्शन पढ़ा है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आपने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म बनता है उनके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, याद है आपको। तो ये जो भ्रूणपोष या फिर एंडोस्पर्म यहाँ पे भी बन रहा है, पर यहाँ पे ये जो भ्रूणपोष बन रहा है वो निषेचन से पहले ही बन रहा है ना, अभी तक निषेचन हुआ नहीं है, ये निषेचन से पहले ही बन रहा है। इसीलिए ये कैसा होता है बेटा, ये होता है हैप्लॉइड, अगुणित होता है, क्योंकि निषेचन से पहले ही यहाँ पे भ्रूणपोष बन गया है। ठीक है, फिर मादा युग्मकोद्भिद पे क्या डेवलप होगी, स्त्रीधानी, दैट इज आर्चिगोनिया, और स्त्रीधानी में होंगे मादा युग्मक। ठीक है, यहाँ आपने देखा मैंने पुंधानी नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इनमें पुंधानी एब्सेंट होती है, एंथेरिडिया इनमें नहीं होते। मैं डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं नर युग्मकोद्भिद से आपको मिल रहा है नर युग्मक। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद से बनती है स्त्रीधानी और इसमें होगा एक मादा युग्मक। अब क्या होगा, ये जो नर युग्मक हैं ये मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, और जनरली इनका जो परागण का तरीका है वो है थ्रू विंड। ठीक है, हवा के द्वारा ये मेल गैमीट्स जो हैं, नर युग्मक जो हैं, वो मादा युग्मक तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कैसे पहुंचते हैं, ये हवा के द्वारा। ठीक है, और फिर क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको अब नेक्स्ट उस पे लिख देती हूँ। तो नर युग्मक अपन ने यहाँ तक देख लिया है कि नर युग्मक बने, ठीक है, मादा युग्मक हुआ। अब क्या होगा आपको पता ही है, अब होगा निषेचन, जो कैसा होता है, यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है, या तो हो सकती है ज़ोइडो साइफोनोगैमी, ठीक है, या फिर हो सकती है साइफोनोगैमी, ये मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है, तो नर युग्मक यहाँ जो बनते हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं। नर युग्मक या तो गतिशील हो सकते हैं, जब उनमें कशाभिका हो सकती है वो गतिशील हो सकते हैं, जैसे कि साइकस में। ठीक है, साइकस में नर युग्मक गतिशील होते हैं, लोअर जिम्नोस्पर्म्स में आप बोल सकते हो। ठीक है, पर किसी किसी में ये
अगतिशील होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो पाइनस की, ठीक है, ये क्या हो, किन में होते हैं जनरली, ये हायर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। अगर ये गतिशील हैं, अगर नरयुग्मक गतिशील है, तो जो तरीका है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनका जो ये नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, अगर ये गतिशील है तो ज़ोइडोसाइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, जो पॉलन ग्रेन्स है उनमें से पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है, और जो पॉलन ट्यूब है उसके थ्रू नर युग्मक पहुंचता है मादा युग्मक तक। तो अगर वो ट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है तो अपन उसको साइफोनोगैमी बोलते हैं। ज़ोइडोसाइफोनोगैमी मतलब ज़ोइडोसाइफोनोगैमी मतलब कि जैसे मान लीजिए पॉलन ग्रे में ये पॉलन ट्यूब बनी, तो जो नर युग्मक है वो इसके थ्रू जा तो रहा है, पर उसके पास क्योंकि फ्लैजेला है तो वो खुद तैर के जा रहा है, वो खुद चल के तो नहीं, खुद में मूवमेंट है और वो मूव होके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कशापिका है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं ज़ोइडोसाइफोनोगैमी। पॉलन ट्यूब तो बन रही है, जा वो ट्यूब के थ्रू ही रहा है, पर वो खुद मूव होते हुए जा रहा है, ठीक है। वेरेस साइफोनोगैमी अगतिशील वाले दिखाते हैं, जिनमें खुद की मूवमेंट नहीं है, तो वो पॉलन ट्यूब के थ्रू पैसिवली जा रहे हैं, खुद एक्टिवली नहीं मूव होके जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? तो आपको दो तरीके की यहाँ पे दो टाइप्स के आपको मिल सकता है कि किस फॉर्म में ये नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच रहे हैं। अगर वो अगतिशील है तो साइफोनोगैमी, अगर वो गतिशील है तो ज़ोइडोसाइफोनोगैमी, क्योंकि ज़ोइडो में अपन ने क्या देखा था कि ये खुद तैर के जा रहे थे, जब अपन ने टाइडोफाइट्स में देखा है ना, अपन ने क्या देखा, ये तैर के जा रहे, खुद मूव करके जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये खुद मूव करके जाएंगे पर पॉलन ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। तो ज़ोइडोसाइफोनोगैमी, और साइफोनोगैमी आपको मिलेगा अगतिशील जो नर युग्मक हैं उनके अंदर, ठीक है। फिर ये निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जैसे कि आपको पता ही है क्या बनता है, युग्मनज बनेगा, दैट इज जाइगोट बनेगा, ठीक है। युग्मनज से बनेगा भ्रूण, जो किसके अंदर होता है, इनके अंदर में बीज के अंदर होता है ना। और फिर ये जब बीज है वो जब अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, अगेन बीजाणुद्भिद। तो ये इनकी बेसिकली लाइफ साइकिल है बेटा। तो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि नर बीजाणुद्भिद अलग, मादा बीजाणुद्भिद अलग। नर बीजाणुद्भिद पर आपको नर शंकु मिले, उसमें लघु बीजाणु पर्ण है, माइक्रोस्पोरोफिल है, उसमें लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी में आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलेगी, उस पर मियोसिस होगा, लघु बीजाणु दैट इज माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। लघु बीजाणु जो है अब उनका अंकुरण होगा, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो लघु बीजाणुधानी के अंदर ही हो रहा है, तो इसको अपन एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन बोलेंगे, अंतः बीजाणु। फिर इससे बना नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद से बने नर युग्मक, इनमें बनेंगे नर युग्मक, ठीक है। और नर युग्मकोद्भिद इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स दैट इज परागकण, ठीक है। फिर मादा बीजाणुभिद सेम चीज है जैसे यहाँ पे है, मादा शंकु बने, गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। अब गुरु बीजाणुधानी में मैंने आपको बताया था कि एक द्विगुणित ऊतक आपको मिलेगा जिसको अपन न्यूसेलिस या फिर बीजांडकाय बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक अस्तर सी कवरिंग होती है, तो ये जो अध्यावृत ये जो गुरु बीजाणुधानी है उसको अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल, ठीक है। फिर ये जो बीजांडकाय है उसमें से एक सेल जो होता है वो विभेदित होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है, फिर उसमें मियोसिस होता है, गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बनेंगे 4, एक मियोसिस से 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, पर उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही बचता है, तो जो एक मेगास्पोर बचता है उससे क्या बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, जो यहाँ पे जिसको अपन भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो है वो निषेचन से पहले ही बन जाता है, इसलिए वो अगुणित होता है, हमेशा याद रखिए। मुझे बताइए एंजियोस्पर्म्स में कैसा होता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, त्रिगुणित होता है, 3n होता है, याद है आपको, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। एक जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज होता है और तब आपका एंडोस्पर्म बनता है, तो 3n होता है वो, यहाँ पे ये n है, ठीक है।
फिर मादा युग्मकोद्भिद पे बना आपका स्त्रीधानी और उसमें होगा मादा युग्मक। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होगा, जो कि ज़ोइडोसाइफोनोगैमी या साइफोनोगैमी में से हो सकता है। निषेचन के बाद युग्मनज बना, फिर भ्रूण बना, फिर बीज अंकुरित हुआ और बीजाणुद्भिद बना। तो ये सारी जो चीज़ हैं आपको इनके जीवन चक्र में देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया, लोअर जिम्नोस्पर्म्स में जो नर युग्मक है वो गतिशील होते हैं, हायर जिम्नोस्पर्म्स में ये अगतिशील होते हैं। अब इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो इनका जीवन चक्र है, उसको कैसा बोलेंगे अपन, हैप्लॉन्टिक बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनके जीवन चक्र को हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक। ठीक है, इनका लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक क्यों है, क्योंकि इनमें जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हासित है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, हासित है और स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसा है बेटा, वो है डिप्लॉन्टिक। समझ में आया आपको? ठीक है, यस। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है इनके अंदर। सो ये जीवन चक्र है जिम्नोस्पर्म्स का। आई होप एवरीबडी हैज गॉट दिस। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि एक प्लांट है आपके पास जो जिम्नोस्पर्म है और एक प्लांट है आपके पास जो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, इन दोनों के ही एंडोस्पर्म में, भ्रूण पोष में, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हैं 21 मान लीजिए। चलिए ठीक है, इन दोनों के ही भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 21। ठीक है, समझ गए आप? अब मुझे ये बताइए कि इनके लीफ के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। सोचिए, मैंने आपको बोला कि इनके भ्रूण पोष में 21 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इनके लीफ के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? सबसे पहले तो लीफ जो है, ठीक है, उसके सेल्स में क्या आपको मिलेंगे, वो द्विगुणित होंगे, अगुणित होंगे, कैसे होंगे, ये सोचिए पहले तो। यस, ऑब्वियसली जो लीफ है, स्टेम है, इन सब के सेल्स कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं द्विगुणित। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इसकी द्विगुणित है ना, तो आपको जो लीफ में सेल्स हैं वो कैसे मिलेंगे, लीफ के सेल्स कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। ठीक है, अब सोचो क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। हिंट दे देती हूँ मैं, आप जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि भ्रूणपोष या जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, तो वो कैसा होता है बेटा, एन, हैप्लॉइड, अगुणित। एंजियोस्पर्म में वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो यहाँ पे कैसा होता है भ्रूणपोष, 3n। अब तो आप आसानी से कर सकते हो, भ्रूणपोष में n है, ठीक है, और अपन बोल रहे हैं भ्रूणपोष के अंदर क्रोमोसोम्स 21 है, यानी n इज इक्वल टू 21 है। और लीफ सेल में कितने होते हैं बेटा, लीफ सेल होता है द्विगुणित, दैट इज 2n, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 21, यानी एक लीफ सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, 42। समझ में आया आपको? वेरेस अपन इस एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में 3n इज इक्वल टू 21 है, यस और नो, क्योंकि अपन बोल रहे हैं इसके एंडोस्पर्म में इतने क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, यानी 3n इज इक्वल टू कितने हैं, 21, तो n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 7। अब अगर मेरे को इसके लीफ सेल में निकालना है कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो मेरे को क्या करना होगा, 2 इंटू 7, आंसर क्या आएगा बेटा, 14। समझ में आया आपको? एनी डाउट्स? कैसे किया अपन ने, देखो क्वेश्चन ये था, अपने पास एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है, दोनों के एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूणपोष होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 21 है।
ठीक है। अब हमें बताना है कि इनके लीफ के सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि जो लीफ का सेल होता है वो कैसा होगा बेटा, द्विगुणित होगा, 2n होगा। ठीक है। अब अपन आते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म पे जो एंडोस्पर्म होता है, जो भ्रूणपोष होता है, वो निषेचन से पहले बनता है, वो अगुणित होता है, दैट इज n होता है। यानी n इज इक्वल टू 21 है यहाँ पे। ठीक है। तो लीफ सेल में कितने हो गए, 42। समझ में आया। वेरेज अगर अपन एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो 3n इज इक्वल टू 21 है यहाँ पे। तो हमने पहले तो n की वैल्यू निकाली, वो आया 7। ठीक है। फिर हम लीफ सेल की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2n होता है, तो 2 इंटू 7, 14 क्रोमोसोम्स आपका आंसर होगा। समझ में आया, ग्रेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इनके जीवन चक्र के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक पादप होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विषम बीजाणुक है, हीट्रोस्पोरस है। और जर्मिनेशन कैसा हो रहा है स्पोर्स का, अंतः बीजाणुक, ठीक है, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, यस। फिर उसके बाद स्पोरेंजिया का निर्माण बीजाणु पर्णों पर, स्पोरोफिल्स पर होता है, जो कि सर्पिल रूप से व्यवस्थित होकर लैक्स कॉम्पैक्ट शल्क या फिर सघन शंकु, कोन्स या फिर स्ट्रोबलाए बना लेते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिएट शंकु या नर शंकु, इसको अपन मेल स्ट्रोबलाए भी बोल सकते हैं। मादा शंकु को मेगास्पोरेंजिएट शंकु या फीमेल स्ट्रोबलाए भी बोल सकते हैं। ये प्लांट जो है ये है साइकस। ठीक है, ये साइकस का कोन आपको देखने को मिल रहा है। और ये प्लांट जो है ये है पाइनस। मैंने आपको बताया था पाइनस जो होता है वो मोनोइशियस है, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल कोन्स एक पे ही मिलेंगे। साइकस जो है वो डायोइशियस है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है। तो उभयलिंगी श्री मोनोइशियस हो गया पाइनस और डायोइशियस हो गया आपका साइकस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद पॉलिन ग्रेन संतति उत्पन्न होती है। परागकणों का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है, वही मैं बोल रही हूँ, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है। बीजांड क्या होता है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, उसी को अपन ओव्यूल जो है इंग्लिश में, दैट इज बीजांड, वो क्या है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। जो मैंने आपको ना न्यूसैलिस होता है जिसके ऊपर आवरण होता है, दैट इज व्हाट इज ओव्यूल। ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित होती है। एक बीजाणु में बना मादा युग्मकोद्भिद में 2 या 2 से अधिक मादा जननांग स्त्री धानिया, दैट इज आर्चिगोनिया, का निर्माण होता है। ये बीज किसी अंडाशय भित्ति अथवा फल भित्ति से ढके हुए नहीं होते, अतः इन्हें नेकेड सीड्स या नग्न बीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई अंडाशय की कवरिंग नहीं है, ओवरी की कवरिंग नहीं है, फ्रूट की कवरिंग नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम इनको नेकेड सीड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन दोनों का ही जीवन चक्र कैसा है, डिप्लॉन्टिक, क्योंकि इनमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत छोटी होती है। गैमेटोफाइट अत्यधिक हास्य तथा बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, गैमेटोफाइट इसमें बहुत ही ज्यादा छोटा हास्य, दैट इज पॉलन ग्रेन के फॉर्म में है ना। और ये किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो इनकी मेजर लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण की बात करें हम, तो जिम्नोस्पर्म्स को मेनली हमने 2 में डिवाइड किया है, साइकडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। ठीक है, साइकडोफाइटा जो है वो लोअर जिम्नोस्पर्म्स है, कॉनिफेरोफाइटा जो है वो हायर जिम्नोस्पर्म्स है। ठीक है, सबसे पहले अपन साइकडोफाइटा की बात करते हैं, क्लास है साइकडोप्सिडा। ठीक है, अभी जो साइकडोफाइटा हैं इनके अंदर मेनली आपके आते हैं साइकस। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये गुरु पर्णीय होते हैं। इनको साइकस जो है उसको अपन सागो पाम या फर्न पाम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं,
सागो मतलब साबूदाना खाया है आपने? साबूदाना खिचड़ी वगैरह अपन खाते हैं, साबूदाना वो इन्हीं से ही मिलता है अपन को, इसलिए इसको सागो पाम बोलते हैं। और फर्न पाम क्योंकि इसके बहुत सारे लक्षण फर्न से मिलते जुलते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में अपन ने फर्न्स पढ़े ना, उनसे मिलते जुलते हैं। जैसे कि फर्न्स गुरुपर्णीय थे, ऐसे ही ये भी गुरुपर्णीय, मेगाफिलिस या मैक्रोफिलिस है। समझ में आया? इनके ऊपर आपको रेमिंटा मिलता है। रेमिंटा जानते हो आप क्या होता है? रेमिंटा होते हैं छोटे छोटे से ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, है ना? बालों जैसी ऐसा रचनाएं होती है, छोटे छोटे ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं जो इनकी लीव्स और स्टेम पे मिलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेमिंटा। ये यंग जो इनकी लीव्स होती है उस पे आपको ये दिख सकते हैं छोटे छोटे ब्राउन हेयर्स, तो रेमिंटा इनके अंदर होता है। इनके जो नर युग्मक होते हैं, मैंने आपको बताया था साइकस में कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। और इसी वजह से इनमें आपको किस तरीके का कौन सा प्रोसेस मिलेगा निषेचन का? इसको अपन बोलेंगे ज़ोइडोसाइफोनोगैमी। ज़ोइडोसाइफोनोगैमी, ठीक है, क्योंकि ये गतिशील नर युग्मक आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइकस जो है उसका बीजांड, अंडा, नर युग्मक और नर शंकु। ठीक है, बीजांड दैट इज ओव्यूल, एग, नर युग्मक और नर शंकु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े इनके ही होते हैं। साइकस में मादा शंकु अनुपस्थित होता है, फीमेल कोन्स नहीं होते हैं इनके अंदर, साइकस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमको याद रखना है इसके अंदर, और वो है जाइमिया, सॉरी, जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया जो है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो है वो यही है, जामिया पिग्मिया। ये भी साइकिडोफाइटा का ही एग्जाम्पल है। तो साइकिडोफाइटा बेसिकली क्या है, ये है लोअर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इसमें अपन मेनली साइकस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइकस जो है उसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ठीक है, गुरुपर्णीय है, इसमें आपको रेमिंटा मिलेगा। रेमिंटा मतलब ब्राउन कलर के हेयर्स दिखते हैं यंग लीव्स के ऊपर। गतिशील नर युग्मक है और ज़ोइडोसाइफोनोगैमी इसमें देखने को मिलती है। साइकस को हम सागो पाम या फर्न पाम भी बोलते हैं। इनका जो बीजांड है, अंडा है, नर युग्मक है, नर शंकु है, ये पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं और मादा शंकु इनमें अनुपस्थित है। और एक और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो है जामिया पिग्मिया, जो कि एक स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइकिडोफाइटा के बारे में। अब अपन आते हैं कॉनिफेरोफाइटा पे। ठीक है, कॉनिफेरोफाइटा में बेसिकली कॉनिफर्स आते हैं और इसके अंदर आपके 3 ऑर्डर्स हैं अलग अलग, गिंगोएल्स, कॉनिफरेल्स और ग्रैटिल्स। सबसे पहले गिंकोएल्स। गिंकोएल्स जो है अगेन वो सबसे पुराने हैं यहाँ पे। ठीक है, और काफी सारे तो विलुप्त हो चुके हैं। इसमें गिंकगो है जो अभी हमारे पास है और ये एक लिविंग फॉसिल है। गिंकगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा एक लिविंग फॉसिल है जो इसका मेंबर है। ये कॉनिफेरोफाइटा का सबसे पुराना जो ऑर्डर है वो गिंगोएल्स ही है। ठीक है, समझ में आया? अब गिंकोएल्स में गिंको के अंदर आपको गतिशील युग्मक मिलते हैं। गतिशील नर युग्मक आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन जस्ट लाइक लोअर जिम्नोस, क्योंकि सबसे पुराने हैं तो थोड़े बहुत लोअर जिम्नोस्पर्म जैसे, तो गतिशील नर युग्मक हमें इनको देखने को मिलते हैं गिंगो के अंदर, गिंगो बाइलोबा के अंदर। और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये गिंगो का ही है। इसमें जो इनका बेसिकली जो लेबलिंग है, वामन शाखा मतलब टू ऑफ शूट,
ठीक है, और लंप ररो मतलब लॉन्ग शूट, और ये है इसके सीड्स, बीज। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली जो लेबलिंग है वो भी आपको पता होनी चाहिए। डॉर्फ शूट, ठीक है, लॉन्ग शूट और सीड्स। ठीक है छोटा सा डायग्राम बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया था कि डॉर्फ शूट और लॉन्ग शूट किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद होना चाहिए गिंकगो है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिंगोएल्स जो है, गिंको बाइलोबा एक लिविंग फॉसिल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉनिफरेल्स पे। कॉनिफरेल्स जो है, मेनली कॉनिफर्स आ गए आपके, और इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमको याद रखने। क्या क्या है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इनको हम याद रख सकते हैं, आप अपना भी कुछ निमोनिक बना सकते हैं अगर आपको उससे अच्छे से याद हो तो। बाकी अपन याद रख सकते हैं पीसी सेट। ठीक है, पीसी सेट में क्या आएगा? पी से हो गया पाइनस, दैट इज पाइन्स। ठीक है, सी से क्या हो गया? पी से हो गया पाइनस, सी से हो गया सेड्रस, एस से हो गया सिकोया। ठीक है, ए से हो गया ऑरुकेरिया, और टी से हो गया टेक्सस। ठीक है, पीसी सेट इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसमें आप याद रख सकते हो। तो पाइनस या फिर पाइन से आपको एक रेजिन मिलता है जिसको अपन बोलते हैं तारपीन। तारपीन का तेल आप सबने देखा होगा, है ना, पेंट वगैरह में अपन मिलाते हैं जब हमारे घर पे पेंट्स होता है, तारपीन। तो तारपीन इससे आपको मिलता है। सेकंड है सेड्रस। सेड्रस जो है वो किसका पेड़ होता है बेटा? देवदार के पेड़ होते हैं। ये जनरली हिल स्टेशंस पे आपको खूब देखने को मिल जाते हैं देवदार के पेड़। ठीक है, सिकोया जो है द टॉलेस्ट ट्रीज है वर्ल्ड की, है ना, टॉलेस्ट ट्रीज, इनको फादर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और इनको रेडवुड ट्री या फिर शर्मन ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, टॉलेस्ट होती है ये। ठीक है, फिर अरोकेरिया, ये होती है आपकी क्रिसमस ट्री, जो आप क्रिसमस पे अगर आपने कभी देखा हो, जो ट्रीज को हम सजाते हैं वो क्रिसमस ट्रीज जो है वो अरोकेरिया है। और टेक्सास से आपको मिलती है एक ड्रग, टेक्सोल, एक दवाई बनाई जाती है टेक्सोल, जो कि एंटी कैंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको बेटा? तो ये है कॉनिफरेल्स के बारे में, क्योंकि कॉनिफरेल्स जो इनका सबसे बड़ा समूह है, जो कॉनिफर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें आपके 5 मेजर एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं, वो आप पीसी सेट से याद रख सकते हो। पाइनस, सेड्रस, सिकोया, ऑरुकेरिया और टेक्सस। ठीक है, तो पाइनस में आ गए। पाइनस से आपको क्या मिलता है? तारपीन का तेल। ठीक है, एक रेजिन है ये, तारपीन का तेल। सेड्रस होते हैं देवदार के पेड़। सिकोया है, सबसे बड़े ट्रीज होते हैं, रेडवुड ट्री, शार्मन ट्री भी बोलते हैं। अरोकेरिया ये है क्रिसमस ट्री। और टेक्सस से हमें एक एंटी कैंसर ड्रग मिलती है जिसको अपन टेक्सोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो ये तो हमने 2 ऑर्डर्स पढ़े अभी तक। गिंकगोएल्स हो गया एक, तो गिंगो बाइलोबा, और दूसरा हो गया हमारा कॉनिफरेल्स। ठीक है, जिसमें हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्नेटेल्स। ग्नेटेल्स जो है वो सबसे विकसित है, सबसे एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनका समूह है हमारा ग्नेटेल्स। अगर आपको याद हो, जब मैं पढ़ा रही थी आपको, मैंने आपको कहा था कि जाइलम में जो होता है, जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम में क्या नहीं होता? वाहिकाएं नहीं होती। और फ्लोएम में क्या नहीं होता? सहचर कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं नहीं होती, है ना। पर मैंने आपको वहां पे बताया था कि ग्नेटम, ठीक है, और एफिड्रा, ये 2 ऐसी हैं जिनके अंदर जाइलम में वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म है, और इनके जाइलम में आपको वाहिकाएं, वाहिका प्रेजेंट है, मिलेंगी। ठीक है, और इनके युग्मक जो होंगे वो कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, अगतिशील युग्मक है।
और इनके अंदर जो है स्त्रीधानी जो होती है आर्चिगोनिया, ये एब्सेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर स्त्रीधानी जो है वो एब्सेंट होगी। इसका एग्जाम्पल है ग्नेटम, एफिड्रा, और एक और एग्जाम्पल है वेलविशिया। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ग्नेटम हो गया, एफिड्रा हो गया और वेलविशिया हो गए। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं ग्नेटेल्स के। ठीक है, ग्नेटेल्स जो कि एक विकसित जिम्नोस्पर्म्स का समूह है। ठीक है, इनमें जाइलम में आपको वेसल्स मिलेगी, आर्चिगोनिया एब्सेंट होगा, स्त्रीधानी भी एब्सेंट होगी इनके अंदर। इसका जो एक एग्जाम्पल है एफिड्रा, उससे हमें एक मेडिसिन मिलती है एफिड्रीन। ठीक है, और एफिड्रीन हम कहाँ यूज करते हैं? जनरली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, एफिड्रीन को। तो ये भी एक जो ड्रग है वो हमें इनसे मिलती है। तो ये हो गए ग्नेटेल्स। समझ में आया बेटा आपको? यस। तो हमने क्या देखा? बेसिकली हमने देखा कि अपने पास दो तरीके के जिम्नोस्पर्म्स हैं, लोअर जिम्नोस्पर्म्स, हायर जिम्नोस्पर्म्स। लोअर जिम्नोस्पर्म्स साइकेडोफाइटा, जिसमें साइकस आया, जामिया पिग्मिया आया। ठीक है, यस। और एक आ गए हायर जिम्नोस्पर्म्स, जिनको हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया। ठीक है, एक हो गए हमारे गिंगोएल्स, एक हो गए कॉनिफरेल्स, और एक हो गए हमारे ग्नेटेल्स। गिंगोएल्स जो है वो लिविंग फॉसिल है, गिंगो बाइलोबा। इसमें मैंने आपको बोला क्या याद रखना? ड्वार्फ शूट, लॉन्ग शूट, ये याद रखना है आपको। याद है? ठीक है, बामन शाखा, लंब, प्ररोप, बीज, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? कॉनिफरल्स में 5 मेजर एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा पाइनस, दूसरा हो गया सेड्रस, फिर हो गया सिकोया, ऑरोकेरिया और टेक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आए किस पे? ग्नेटेल्स पे, जो कि एडवांस्ड है, सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको स्त्रीधानी नहीं मिलेगी, जाइलम में वेसल्स मिलेंगी। ठीक है, और इनका एक एग्जाम्पल है एफिड्रा, जिससे आपको एक मेडिसिन मिलती है एफिड्रीन, जो कि हम अस्थमैटिक पेशेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब नोट क्या है यहाँ पे? जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में आपको एंथेरिडिया नहीं मिलेगा, एंथेरिडिया अनुपस्थित होता है। अर्थात टेरिडोफाइटा ही एंथेरिडिया रखने वाला अंतिम समूह है, याद रखिएगा। आपको एंथेरिडिया किस में मिलेंगे? हेलोफाइटा में मिलेंगे, ब्रायोफाइटा में मिलेंगे, टेरिडोफाइटा में मिलेंगे। टेरिडोफाइटा जो है वो लास्ट समूह है जिसमें आपको एंथेरिडिया मिलेंगे। ठीक है, पुंधानी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में पुंधानी नहीं होती है। और जो आर्चिगोनिया है वो किस किस में मिलेगी आपको? देखो, थैलोफाइट्स में तो आपको क्या मिल रहा था? ऊगोनियम मिल रहा था, याद है आपको? अंडधानी थी वहां पे। फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इनमें आपको आर्चिगोनिया मिलेगा, स्त्रीधानी मिलेगी। एंजियोस्पर्म्स में वो एब्सेंट होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया भी अनुपस्थित है, अतः जिम्नोस्पर्म आर्चिगोनिया का अंतिम समूह है। समझ में आया बेटा? तो आपको पुंधानी सिर्फ टेरिडोफाइट्स तक मिलती है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में नहीं है। ठीक है, स्त्रीधानी आपको जिम्नोस्पर्म्स तक मिलेगी पर एंजियोस्पर्म में वो नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्पोरोफाइट किसका होता है? सबसे ज्यादा डेवलप्ड बीजाणुद्भिद किसका होगा? ब्रायोफाइट्स का कि एंजियोस्पर्म्स का? एंजियोस्पर्म्स का, है ना। सबसे डेवलप्ड बीजाणुद्भिद होगा एंजियोस्पर्म्स, उसमें आपको इतने बड़े बड़े ट्रीज, रूट, स्टेम, लीव सब देखने को मिलता है। और सबसे आप बोलो सबसे कम डेवलप, कम डेवलप्ड बीजाणुद्भिद किसका होगा? सबसे कम डेवलप्ड, ये हमने देखा था रिक्शिया में, जिसमें अपने को सिर्फ कैप्सूल देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ कैप्सूल है उसके स्पोरोफाइट में। सो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, सबसे कम डेवलप्ड, रिक्शिया। ठीक है,
फिर अगर मैं आपसे पूछूं सबसे डेवलप्ड गैमेटोफाइट किस में देखने को मिलेगा हमें? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। इतनी देर मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो। सबसे डेवलप्ड गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद किस में देखने को मिलता है बेटा? मॉसिस में। इसमें आपको याद है सर्पिलाकार लीव्स भी मिल रही थी, राइजोइड्स भी मिल रहे थे। ये है मॉसिस। और सबसे कम डेवलप्ड युग्मकोद्भिद आपको किस में मिलेगा? एंजियोस्पर्म्स में, जो सिर्फ पॉलिन ग्रेन्स है। समझ में आया आपको? यस। तो सबसे डेवलप्ड बीजाणुओद्भिद एंजियोस्पर्म, सबसे कम डेवलप्ड गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है। सबसे कम डेवलप्ड बीजाणुओद्भिद रिक्शिया का है, जिसमें सिर्फ कैप्सूल देखने को मिलता है। और सबसे डेवलप्ड युग्मकोद्भिद है मॉसिस का। ठीक है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड युग्मकोद्भिद है मॉसिस का, जिसमें अपने देखा था सर्पिलाकार विन्यासित लीव्स होती हैं, राइजोइड्स है, ये सब था उसके अंदर। ठीक है। ओके। सो ये भी याद रखने वाली चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, सो वी आर डन विद द थियोरी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अनावृत बीजियों में शामिल नहीं है। अनावृत बीजियों में कौन क्या शामिल नहीं है, मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हमें किस तरीके से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है शाकीय पौधे, झाड़ियां, वृक्ष। देखो मैंने आपको बोला था वो वृक्ष के फॉर्म में हो सकते हैं, वो शूप के फॉर्म में हो सकते हैं, पर कभी भी शाख के फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपका आंसर क्या होगा बेटा? शाकीय पौधे। नेक्स्ट, डैश की प्रवाल जड़ों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध होता है। प्रवाल मूल किसमें मिलती थी? किसमें मिलती थी बेटा प्रवाल मूल? सोचो, मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म में वैसे तो क्या होती है, मूसला मूल होती है, पर किसी किसी में आपको कवक मूल है और किसी में आपको प्रवाल मूल है। पाइनस, सेट्रस, साइकस या गिंको? यस। तो इसका आंसर होगा आपका साइकस। साइकस में कॉलरॉइड रूट्स होती थी। ठीक है, जिसमें ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीविता में रहते हैं। नेक्स्ट, बीज वाले सभी पौधे हैं। यस, ये अपन ने देखा था अगर बीज बनने हैं किसी पौधे में तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? बीज वाले सभी पौधे कैसे होंगे बेटा? वो होंगे विषम बीजाणुक। विषम बीजाणुक होने चाहिए। और कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए स्पोर्स का? अंतः बीजाणुक। ठीक है। सो विषम बीजाणुक आपका आंसर होगा। एक लिंगाश्रयी नहीं, उभय लिंगाश्रयी नहीं, सम बीजाणुक भी नहीं होगा। तो आंसर है ए। नेक्स्ट, अनावृत बीजों को नग्न बीजी पौधे कहते हैं क्योंकि इनमें बीजांड नहीं होता है, ओव्यूल नहीं होता है इनके अंदर, अंडाशय नहीं होता है, ओवरी नहीं होती है, इनमें बीज आवरण होता है या भ्रूण असंरक्षित होता है। यस। क्यों बोलेंगे इनको नग्न बीजी पौधे? देखिए हमेशा याद रखिए, जो आपका बीजांड है, ओव्यूल है, दैट डेवलप्स इनटू सीड। ठीक है। और जो अंडाशय है दैट डेवलप्स इनटू ओवरी। ठीक है। तो बीजांड तो इसमें होता है पर इसमें अंडाशय नहीं होता है, इसी वजह से ओवरी नहीं बनती, फ्रूट की वॉल नहीं बनती सीड के अराउंड। ठीक है ना? समझ में आया आपको? आपको ये पता ही होगा जो आपका बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो किस में डेवलप होता है बेटा? वो डेवलप होता है सीड में। ठीक है। और जो अंडाशय है दैट इज ओवरी है, वो डेवलप होती है फ्रूट में। तो ये नहीं है अगर, तो वो नेकेड सीड्स रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अनावृत बीजियों की पत्तियों में तापमान, आर्द्रता एवं हवा की प्रतिकूलताओं का सामना करने की उच्च कोटि की क्षमता होती है। ऐसा निम्न में से किस विशेषता के कारण होता है? ठीक है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, जीरोफिटिक कंडीशंस मैंने आपको बताया था ना। तो क्या क्या होता है? सुई के आकार वाली पत्तियां, बिल्कुल सही। मोटी क्यूटिकल, यस। गढ़तिक रंध्र, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे तीनों फीचर्स जो हैं ये इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया, ट्रायोप्टेरिस तथा गिंको, इन तीनों में क्या सामान्य है, क्या समानता है? सॉरी, फ्यूनेरिया मॉसिस हो गई,
ट्रायोप्टेरिस अपन टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हो, गिंगो हो गए अपने जिम्नोस्पर्म्स। तो अपन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स तीनों की बात कर रहे हो। तो इन तीनों में क्या समानता आपको देखने को मिलती है? स्त्रीदानी की उपस्थिति, सुविकसित संवहनी कोशिकाएं। अब संवहनी वेस्कुलर टिश्यूज आपको ब्रायोफाइट्स में तो मिलेंगे नहीं, तो ये तो हो गया गलत। स्वतंत्र युग्मकोद्भिद वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलेगा। स्वतंत्र बीजाणुद्भिद वो आपको फ्यूनेरिया में नहीं मिलेगा। यस, तो आपका आंसर क्या होगा? स्त्रीधानी की उपस्थिति। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? आर्चिगोनिया जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स तक मिलता है, स्त्रीधानी तक, स्त्रीधानी जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स तक मिलेगी, एंजियोस्पर्म्स में नहीं होती है। पर जिम्नोस्पर्म्स में भी अब मैंने अभी आपको एक ऑर्डर बताया था जिसके अंदर ये नहीं थी, ग्रैटेल्स, ठीक है, जो सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स है। ओके, सो ये एक्चुअली होगा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या है बेटा? ए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 5 कथनों ए से ई को पढ़िए। सॉरी, यहाँ पे 4 ही कथन है, ए से डी को पढ़िए। ठीक है, नीचे दिए गए 4 कथनों ए से डी को पढ़िए और जैसा कि उनके आगे पूछा गया है उत्तर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? इक्विसीटम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है। इक्विसीटम, सबसे पहले तो आप विषम बीजाणु जो थे, ठीक है, जिनमें हमने को अंतः बीजाणुकता देखने को मिली थी, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? याद है आपको? मैंने क्या बताया था, आप कैसे याद रख सकते हो? तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बेटा? एजोला, ठीक है, तो क्या इसमें आपको इक्विसीटम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो इक्विसीटम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है? नहीं बना रहता है। ठीक है, नहीं बना रहता है वो, इस वजह से ये रॉन्ग है। अगर वो बना रहता तो आपको एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन देखने को मिल जाता, और उसके एग्जाम्पल्स हैं ये टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, गिंकगो में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। गिंकगो में, यस, तो जो नर युग्मकोद्भिद है वो स्वतंत्र नहीं होता, बिल्कुल सही है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। रिक्शिया का बीजाणुद्भिद पॉलीट्राइकम के बीजाणुद्भिद की तुलना में अधिक विकसित होता है। रिक्शिया का मैंने अभी आपको बताया, रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है वो सरलतम है, सिंपलेस्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कैप्सूल है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फिर वॉल्वॉक्स में लैंगिक प्रजनन सब युग्मकी होता है। वॉल्वॉक्स में आइसोगैमी होती है क्या? वो भी मैंने आपको बताया था, आप कैसे याद रख सकते हो, याद है? आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ऊगैमी, याद है कुछ? यस, तो कैसे किया था हमने? यू यहाँ पे, वी यहाँ पे, तो वॉल्वॉक्स कहाँ आ रहा था? ऊगैमी में, तो सम युग्मकी नहीं होता है इसका। तो कितने कथन सही हैं इसमें बेटा? सिर्फ एक ही कथन सही है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। समझ में आया सबको बेटा? एग्जाम्पल्स याद रखिए, एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं, और इसीलिए ये ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ताकि आपको एग्जाम्पल्स याद रहें बेटा। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा डी, दैट इज एक ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, शंकुधारा पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें क्या होती है? मोटी उपत्वचा होती है, क्यूटिकल जो है वो मोटी होती है, जिससे पानी का लॉस कम होता है। वाहिकाओं की उपस्थिति होती है? नहीं, वेसल्स इनमें नहीं होती। चौड़ी पत्तियां इनके अंदर नहीं होती, रंध्र सतह पर नहीं होते। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? ए। ठीक है, नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है, यस और नो? मैंने आपको बताया था सिकोया टॉलेस्ट ट्रीज में से आती है ना, रेडवुड ट्री, शर्मन ट्री भी हम इसको बोलते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं, दैट इज रॉन्ग, अनुकूलित होती हैं वो। सॉरी,
एक्सक्यूज मी, अनावृत बीजी सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। सम बीजाणुक नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, हमेशा वो कैसे होंगे बेटा, विषम बीजाणुक होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। साल्विनिया, गिंकगो और पाइनस ये सभी अनावृत बीजी हैं। गिंकगो और पाइनस तो हैं जिम्नोस्पर्म्स, बट साल्विनिया किसका एग्जाम्पल है, ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, याद है ना आपको, मैंने बताया था साल्विनिया क्या है, ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो साल्विनिया जो है वो नहीं हो गए, बाकी गिंगो पाइनस अनावृत बीजी है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो सही कथन क्या है बेटा इसके अंदर, ए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हॉर्सटेल अनावृत बीजी है, हॉर्सटेल्स इक्विसीटम, ये क्या है, याद है आपको, स्फेनोप्सिडा। ठीक है, तो ये अनावृत बीजी नहीं है, ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु वाला है, जबकि साल्विनिया एक सम बीजाणु वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया था सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों ही विषम बीजाणु हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो ओव्यूल है वो ओवरी की कवरिंग नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, फ्रूट कवरिंग नहीं है, तभी तो हम इसको अनावृत बीजी बोलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। साइकस और सेट्रस दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था शाखित तना किसके अंदर होगा, पाइनस और सेट्रस में, और अशाखित तना आपको मिलेगा साइकस में। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सी। सिर्फ एक कथन सही है और वो है सी इसके अंदर। ठीक है, यस। तो आप देख रहे हो ये सारे जो भी बेसिकली क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल से उठ के आए हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मापदंड नहीं है, ये आपके पिछले सेशंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर भी दिए थे। तो बीजाणु निर्माण का तरीका, यस, ये एक बेसिस है। फलन काय बनने का कैसी विधि होती है, फ्रूटिंग बॉडी, ये भी एक बेसिस है डिवीजन करने का। कवक जाल माइसीरियम की आकारिकी, यस, ए सेप्टेड है, सेप्टेड है, सिनोसिटिक है, कैसा है उस बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पर पोषण की विधि ये जो है ये कोई बेसिस नहीं है, ठीक है, वर्गीकरण करने का। तो ये वर्गीकरण करने का मापदंड नहीं है कवकों के केस में पोषण की विधि। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यस, और आप लोगों ने कईयों ने इसके करेक्ट आंसर भी दिया था, सो दैट्स गुड। नाउ ये आपका होमवर्क है बेटा, निम्नलिखित में से किसका युग्मकोद्भिद स्वतंत्र या मुक्त रहने वाला नहीं होता है। युग्मकोद्भिद जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो किसमें वो मुक्त रहने वाला नहीं होता है, स्वतंत्र या मुक्त रहने वाला नहीं होता है, फ्यूनेरिया में, मर्केंशिया में, टेरिस में या पाइनस में। ठीक है, सोचिए और आंसर कीजिए। ठीक है, अपन सब पढ़ चुके हैं अब कहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, कहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में सोच के आंसर कीजिए। ठीक है, सो विद दिस बेटा वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन अगेन। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और रिवाइज कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।